एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। Assalamualaikum students and welcome to online class. I am Professor Nabila Yusuf with unit number 8 exercise. लास्ट लेक्चर में बेटा हमने थॉरो रीडिंग की, पोएम की, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इवन समरी रीडिंग के साथ आपके साथ कुछ कोटेशंस शेयर की so that you can learn at home easily. Hope that is clearly got by you people. Now I am on एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंपाइल किया था और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हुए कुछ वोकेबलरी के जो सेक्शंस थे हमारे बैक एक्सरसाइज के, हम उसे भी कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हैं हम ग्रामर पोर्शन पे यूनिट 8 के काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस को हम डिस्कस करेंगे। आई एम हैविंग यूनिक नोट्स इन माई हैंड एंड आई एम ऑन पेज नंबर 85। पेज नंबर 85, ग्रामर काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है बेटा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन हम यहाँ तीन कैटेगरी जो हैं प्रोनाउंस की हम डिस्कस करेंगे। दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव, दैट इज़ रिफ्लेक्सिव एंड इंटेरोगेटिव एज वेल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, सबसे पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं काइंड्स हैं ये हमारी प्रोनाउंस की। बेटा प्रोनाउंस होते क्या हैं? वर्ड्स वी यूज़ इंस्टेड ऑफ अ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, अब आगे उनका जैसे ही, शी, इट, नॉर्मली हम इनको प्रोनाउंस बोलते हैं, लेकिन आगे इनकी काइंड्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, जिसमें हम सबसे फर्स्ट आज डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। वेरी सिंपल, यहाँ डेफिनेशन को रीड करते हुए चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इट पॉइंट्स आउट द ऑब्जेक्ट to which it refers to, for example this, that, these, those। ठीक है, it points out the object, यहाँ मेंशन कर देते हैं it points out the object to which it refers। ठीक है, means it points out or it indicates which entities are being referred to। or to distinguish these entities, or to distinguish these entities। बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी भी चीज़ की तरफ जब हम पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, मीन्स साइन आउट करते हैं, सिग्नल देते हैं, इशारा करते हैं, ठीक है, इंडिकेट करना, हवाला देना, उस तरफ रेफ़र करना, ठीक है, वो कहलाता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये डिफरेंट एंटिटीज़ में ऑब्जेक्ट की डिस्टिंग्विश भी करता है। डिस्टिंग्विश कहते हैं फ़र्क करने को। ठीक है, इसका जो मीनिंग है बेटा, डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर फ्रेम। ओके, यहाँ मेंशन कर देते हैं मीनिंग, इट्स मीनिंग डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर फ्रेम और रेफरेंस।
जब तक हमारे पास प्रॉपर रेफरेंस नहीं होगा, उसका कॉन्टेक्स्ट हमें क्लियर नहीं होगा ऑब्जेक्ट का, हमें इसका मीनिंग अंडरस्टैंड नहीं होता। इन प्रोनाउन वर्ड्स का मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का वर्ड का जो मीनिंग है वो हमें क्लियर नहीं होता पर्टिकुलर फ्रेम या पर्टिकुलर रेफरेंस के बगैर, ठीक है। यानी जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट है पूरे सेंटेंस का, हमें तब तक इन अल्फाज का मीनिंग क्लियर नहीं होता जब तक हमारे पास पूरा कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस ना हो। देन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एग्जाम्पल्स होती हैं बेटा इसकी, लाइक हमारे पास है दैट, दोज, दीज, दिस, दोज, दीज, ठीक है। आप देख सकते हैं इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं ये। दिस इज माई बुक, ठीक है। दैट इज बुक दैट इज ऑन द टेबल, दैट वर्ड इज इंडिकेटिंग टू द पर्टिकुलर और स्पेसिफाइड बुक जिसको मेंशन किया जा रहा है। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, आई सॉ समवेयर, वो ही फूल खूबसूरत है, रेफ़र किया जा रहा है जो मैंने कहीं देखे थे, हर फूल की बात नहीं हो रही, ठीक है। दीज आर द बॉयज़ मोस्ट ओबीडियंट इन द क्लास, उन स्पेसिफाइड पर्टिकुलर बॉयज़ की बात हो रही है। दोज आर ओबीडियंट इंडिकेट किया जा रहा है, हमने नेम नहीं दिया, हमने नाउन को यूज़ नहीं किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नाउन हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ प्रोनाउन, और अगर हम दिस, दैट, दोज इंडिकेटिंग वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव। इट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दोज यूज्ड टू indicate or to point out the object that distinguish between the entities, and obviously its meanings depend on the context. अंडर कॉन्टेक्स्ट या फिर रेफरेंस ही हम इसको मीनिंग इन वर्ड्स का जो है वो ले सकते हैं, अदरवाइज दैट, दिस वगैरह का कोई एज सच मीनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम ये वर्ड्स लगा दें और हमारे पास कॉन्टेक्स्ट हो, रेफरेंस हो, ऑब्जेक्ट हो, तो हम उसको प्रॉपर मीनिंग उसका हमें क्लियर हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ अबाउट द डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सी आगे हमारे पास सेकेंड काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हमारे पास यहाँ डेफिनेशन है नोट्स पे। ends in self when action done by the subject reflects upon the subject himself, herself. Which action done by subject mention कर देते हैं, ends in self when action done by the subject reflects upon the subject ये देखिएगा, वेन एक्शन डन जब काम हो जाता है, बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्वियस परफॉर्मर डूअर काम करता है, जब सब्जेक्ट के ज़रिए काम एक्शन परफॉर्म हो जाए, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, तो इन अल्फाज का डायरेक्ट असर किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम उसको सेट करते हैं। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं इनकी सीधी सीधी पहचान है, दीज एंड्स ऑन सेल्फ, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, myself, himself, themselves, ऑब्वियसली प्लूरल कैटेगरी में है तो सेल्फ नहीं सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ, प्लूरल है तो हमारा सेल्व्स हो जाएगा।
माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, हर सेल्फ, एसेट्रा। जितने सेल्फ वाले आपको वर्ड्स मिलेंगे, दीज ऑल बिलोंग्स टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कैटेगरी। वो सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, इसकी सीधी सीधी पहचान है। अगर सेल्फ नहीं है वर्ड में, इट मीन्स दिस नॉट बिलोंग टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एक सिंगल बात आप जहन में रखें। बाकी इसकी अगर हम डेप्थ की बात करें तो व्हेन एवर एक्शन इज़ डन दैट रिफ्लेक्ट्स अपॉन सब्जेक्ट, ठीक है, यानी आपका जो सब्जेक्ट है ही, काम करने वाला फ़र्ज़ करो ही है, ही इज़ डूइंग दैट, ठीक है, तो ही आपका सब्जेक्ट है। अब आगे अगर आप उसको यूज़ करोगे, किसके ज़रिए काम हो रहा है, ही के ज़रिए हो रहा है, उसको दोबारा मेंशन करोगे तो हिमसेल्फ हो जाएगा। ही हर के ज़रिए है तो ऑब्वियसली शी है तो हर सेल्फ हो जाएगा, दे है तो देम सेल्व्स हो जाएगा, उसका सब्जेक्ट रिफ्लेक्शन। सो सेल्फ वाले सेंटेंसेस आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। सी द थर्ड kind of pronoun I'm having here, interrogative pronouns. Let's mention here interrogative pronouns. Very simple. These all pronouns are used to ask questions. These all pronouns are used to ask questions. We all know whenever we are talking about interrogative means सवालिया, ठीक है, we are asking question in those questioning words belong to interrogative pronouns like who, what, whom, which, who, whose, which, whom, etc. ठीक हो गया। इसमें मुझे मज़ीद डेप्थ में जाने का ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो इंटेरोगेटिव हमारा क्वेश्चनिंग वर्ड होता है एंड वी ऑल नो व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ क्वेश्चनिंग वर्ड, जिसमें सवाल पूछा जाए उन अल्फाज को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है बेटा, ये थे हमारे 3 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। इसके अलावा मैं आपसे ये डिस्कस करना चाह रही हूँ यहाँ पे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बेटा हमारे पास जो whom, which, whose, when वगैरह के अल्फाज हैं, ये क्वेश्चनिंग यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस तो होते ही हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड्स तो होते ही हैं, लेकिन ये सम टाइम रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक है, सो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि when, which, who, whom रिलेटिव प्रोनाउन भी है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है। तो अगर हमें आ जाए तो हाउ वी वुड डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। बेटा रिलेटिव प्रोनाउन जो है इट ऑलवेज लिंक्स टू द नाउन एंड कम्स in the middle of the sentence, not in front of the sentence. Rather than interrogative pronouns are having recognition that it always comes in front of the sentence. जुमला शुरू ही वहाँ से होता है। अगर मिड में विन विच होगा, हु होगा, वेयर होगा, इस तरह के क्वेश्चनिंग वर्ड्स होंगे और वो लिंक कर रहा होगा नाउन से, दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, और अगर स्टार्ट हो रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, तो सीधा सीधा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। डिफ्रेंशिएट करना इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड टू इंडिकेट, यूज्ड टू रेफर एनी ऑब्जेक्ट। We never call the name, we just indicate or point out that those, ठीक है, पर्टिकुलर जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लैरिफाई करने के लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हैं आपके सेल्फ वाले होते हैं। whenever subject is doing any action, reflection of that action on a subject is called reflexive pronoun। और सीधा सीधा सेल्फ और सेल्व्स वाले इसमें जुमले आते हैं, कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, whenever we are asking about questions, these related to interrogative pronouns and questioning words are in list in our mind. We all know already these are who, when, where, whom, etc. So I think so your all the kinds of pronouns, 3 kinds of pronouns are clear in your mind. Now we are going to do related activity on same page number 85, section A. Let's have a space on board.
I'm having the statement for a section related to kinds of pronouns activity. Identify demonstrative, reflexive, and interrogative pronouns in the following sentences. Some sentences are given here and you have to point out the underlined words from where it belongs to. Okay? See, I'm going to mention here a activity I'm going to do. Identification. ठीक है जी. Question number 1 है आपके पास. Hand me that hammer. ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द वर्ड दैट हैमर. सो द आंसर इज व्हाट इज दैट? डेमोन्स्ट्रेटिव. हमने अभी डेफिनेशंस की. इंडिकेटिंग. ठीक है, इशारा दिया जा रहा है कि वो वाला. जैसे आई नीड अ बुक दैट इज़ ऑन द टेबल. बहुत सी किताबें हैं लेकिन जो टेबल पे पड़ा है, आई नीड दैट. स्पेसिफाइड, पर्टिकुलरली इंडिकेटिंग एंड रेफरिंग to the same. तो ये हो गया हमारा demonstrative, that is answer demonstrative pronoun. See, I'm having here the second question. Hand me that. Sorry sir, I'm repeating. I'm having here the question number 2. I saw myself in the mirror. I saw myself in the mirror. So I'm writing here only myself instead of full sentence. Myself, the answer is self. Simple. Write down here reflexive pronouns. See the third one. Who is there? Who is underlined? It is in front. Question is asked there. So, it is reflexive pronoun. Okay, I think that is easiest activity to find out or to take the option, the right option. Very simple definitions these were having. See the fourth one. He himself will be our new friend. Himself is underlined word. So, if there is self, I am going to mention simply reflexive. Number 5. Is this your teacher's book? ठीक है? Is this your teacher's book? This is underlined. The word that is asked, this, it is underlined. So, your answer would be this, that, those, who were obviously demonstrative, pointing words. Sixth and last one, the statement is, which is your pen? Which is your pen? Which is underlined and is used in front of the sentence. Question is asked in the statement, simply interrogative, which interrogative pronouns. Done. An important one. Kinds of pronouns are important one. Okay, for 10th class objective. Now that I am going to discuss about the participles. Moving further, participles. Quite simple things to discuss with you. Nothing to mention technical about, deep about. Simply we have to indicate what is present participle and what is past participle. What is difference between? We just need to know. Participles की definition में पीछे categories में बहुत lengthy चीज़ें हैं ये. But हमने देखना है कि हमारा 10th class में कितना requirement है. हमें किस हिसाब से question set होना है. So हम उसी surrounding में आपको discuss करते हैं और कोशिश होती है कि पहले उसी concept को हम दें जो आपको यूज़फुल हो पेपर में, रादर देन उसको यहाँ से भी पकड़ें, उस तरीके से भी यूज़ करें. वो बहुत आगे फर्दर चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आप कमिंग क्लासेस में मज़ीद डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ा करेंगे. सो अभी हम देखते हैं कि पार्टिसिपल्स हमारे 10th क्लास में यूजेस क्या हैं. ठीक है, हम सिंपल इंडिकेशंस देखेंगे. इसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें स्टेटमेंट में अंडरलाइन आता है तो हम किस पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं. प्रेजेंट
participle and past participle. Two categories are mentioned here. As I already told you that I would just discuss with you the indication and difference between present participle and past participle. See the present participle, simply all present participles ends in ing. All present participles ends in ing. Means you can say the fourth verb, हम नॉर्मली फर्स्ट वर्ब और ing के कॉम्बिनेशन को फोर्थ वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है. सो लाइक laughing lady, smiling face. See, smiling, laughing. This is present participle. अगर ing का यूज़ नहीं है तो it means that is not present participle. फर्स्ट वर्ब के साथ ing इज कंपल्सरी टू इंडिकेट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, बस इतना जानिए अभी आप. और एक और चीज़ कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जो हैं, पास्ट पार्टिसिपल्स नॉर्मली एज इन एडजेक्टिव यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है. सी पास्ट पार्टिसिपल में हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मोस्ट रेगुलर वर्ब्स एंड इन ed. फॉर एग्जाम्पल द टायर्ड dancer, द इंजर्ड horse. Irregular verbs have various past participles, a thrown, ridden, built. सिंपल वर्ड्स में इसका डेफिनेशन इसको यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है. सिंपल वर्ड्स में मैं आपके माइंड में जो चीज़ बिठाना चाह रही हूँ, पास्ट पार्टिसिपल बिलोंग्स टू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. सिंपली तरीके और बहुत सारे हैं इसको मज़ीद एलैबोरेट करने के, मज़ीद टेक्निकल करने के. आपको इंडिकेशन जो पता होनी चाहिए, बिलोंग्स टू थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. या एनी और नॉट ऑल द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर वर्ब्स, मोस्ट रेगुलर verbs end in ed, but not only these end on ed. Obviously, if we are talking about irregular verbs like thrown, ridden, built, eaten, okay, ये भी हमारे participles हैं. नॉर्मली जो है मोस्ट ऑफ द ed हो जाता है. जैसे बोर है तो उसका सेकंड और थर्ड बोर्ड, बोर्ड. वॉक है, वॉक्ड, वॉक्ड, ठीक है. सो हम थर्ड वन उठा रहे हैं ed, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं ed ही आए. थर्ड वन में हमारा थ्रोन आ सकता है, ईटन आ सकता है, इरेगुलर वर्ब्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है. सो थर्ड वर्ब, इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन कर दी आपको ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो. मैंने सिंपल ed नहीं बोला है, ठीक है. ed भी थर्ड फॉर्म में कंसीडर होता है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स दोनों, बट शुड बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके बेटा, दिस इज़ अबाउट द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल आइडेंटिफिकेशन. सिंपल पेपर में क्या आएगा, आपको सेंटेंस आएगा लाइक बना हुआ, आई वॉज अम्यूज्ड बाय द वे शी एक्टेड इन अ प्ले, ठीक है. amused is underlined and in options there is present participle, past participle or so on, a preposition, whatever, some options are there, and you are simply going to correct on amused means past participle. Why? Amuse is first verb, ing is not there, present participle can't be it. Amused third form related, past participle. ठीक हो गया. ये थे हम आपके पार्टिसिपल. जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन सेट होता है 10th क्लास में मीन्स ऑब्जेक्टिव का, मैंने उतना आपको आइडेंटिफाई करा दिया. जस्ट कीप इन योर माइंड टिल, ठीक है. ओके,
related activity to participles. Let's read it out. Choose appropriate participles. The movie was really interesting. The movie was really interesting. दोनों में से एक को चूज़ करना है. ऑब्वियसली आपको चूज़ करने वाला स्टेटमेंट नहीं आएगा कि दोनों में से एक लगा. आपको नीचे ऑप्शंस दी होंगी और वो पूछेगा कि बताइए यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आएगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा. ठीक है. I thought it was a good lecture, but I was not very interesting in the topic. I thought it was a good lecture, but I was not very interested in the topic. See, the second one, our town is so boring, there is nothing to do here. Our town is so boring, there is nothing to do here. Are you dash with that game already? Are you bored with that game already? यानी उसने पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल दोनों के डिफरेंट सेंटेंसेस दे दिए हैं, जिससे आपको यूजेस भी क्लियर हो रहे होंगे कि वर्ड सेम हैं, लेकिन आईएनजी और ईडी के यूज से इनका मीनिंग सारा टोटल क्राइटेरिया ही चेंज हो जाता है. ठीक है. सी नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वन. हैव यू हर्ड हर लाफिंग, इट्स सो annoying. हैव यू हर्ड हर लाफिंग, इट्स सो annoying. I am really dash with one of my co-workers. I am really annoyed with one of my co-workers. See fourth one, the city was damaging during the storm. The city was damaged during the storm. The information was quite damaging to his reputation. The information was quite damaging to his reputation. See the last one, this treatment is really great. It makes me feel so it makes me feel so relaxed. Okay? And I didn't like that movie. I thought it was too I didn't like that movie. I thought it was too depressing. So where you have to use the word depressed, where you have to use the word depressing, and where you have to use relaxed and relaxing. ये डिफरेंस है. और हमें ये भी पता है कि ing फर्स्ट पार्टिसिपल मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ing प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आपका ed while we are talking about regular verbs, और irregular verbs में आपका थर्ड वर्ब. ठीक है. सो इसका डिफरेंस याद रखिएगा कि पास्ट क्या है और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है. Now I am moving towards phrases. Some phrases. I am on page number 86, and the most important topic for 10th class objective. Must star it. इसको 3 स्टार करने और इस पे लिख लें. वेरी इंपॉर्टेंट. हम करने जा रहे हैं जीरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज एंड प्रेपोजिशनल फ्रेज. ठीक है. So let's start. Gerund phrase. ओके बेटा, हम लास्ट लेक्चर्स में फ्रेज़ को भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि व्हाट इज़ फ्रेज़, और जीरंड भी इवन हमने बड़ा थॉरो डिटेल से किया था. हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के बैक एक्सरसाइज पे जीरंड रिलेटेड, इन्फिनेटिव रिलेटेड एक्सरसाइज थी. आपने वीडियो लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे तो आपको जीरंड तो बड़े अच्छे से पता होगा, इन्फिनेटिव बड़े अच्छे से पता होगा कि उसमें क्या है, और ऑब्वियसली प्रपोजिशन क्या है वो भी आपसे डिस्कस किया गया है. पहले हमने करा था इन्फिनेटिव, जीरंड और प्रेपोजिशन. आज हम करेंगे जीरंड फ्रेज, जो इन्फिनेटिव फ्रेज और प्रेपोजिशन फ्रेज. ठीक है. ओनली जीरंड और जीरंड फ्रेज में ऑब्वियसली डिफरेंस है. ठीक है. जब हम बात करेंगे फ्रेज की तो ऑब्वियसली इसको हमेशा याद रखें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अल्फाज के मजमूए को फ्रेज़ कहा जाता है. ठीक है. जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, दैट नीड्स समथिंग टू क्लियर अप द मीनिंग. उसे किसी रेफरेंस की ज़रूरत होती है. वो मुकम्मल अपने आप में कोई मतलब नहीं रखता. 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमूआ फ्रेज़ कहलाता है. ठीक है. ये हमने पढ़ लिया था, मैंने जस्ट आपको रिकॉल करा दिया. जब हम जीरंड की बात करते हैं तो
जब हम फ्रेज़ की जीरंड फ्रेज़ की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बेटा हमने फ्रेज़ के बारे में दोबारा से रिकॉल किया, हमें जीरंड का भी पता होना चाहिए, देन फिर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे। जीरंड हमने लास्ट लेक्चर्स में किया था। लेट्स रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ अ जीरंड लुक्स लाइक वर्ब, looks like a verb but acts like a noun। ठीक है, a gerund looks like a verb, looks like a verb but acts like a noun। a noun main thing मीन्स लगता फोर्थ वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, लेकिन वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा होता है। उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो एक्शन होता है वो एज ए नाउन होता है सेंटेंस में। ठीक है, जैसे देखिए शी इज पेंटिंग ऑन वॉल, वो दीवार पे पेंटिंग कर रही है। ठीक है, दिस इज अंडरलाइंड वर्ड। अगर मैं पूछूं ग्रामेटिकली व्हाट इज इट, सिंपली प्रेजेंट पार्टिसिपल ing विद फर्स्ट वर्ब एंड एक्शन एज वेल। ठीक है, इट इज परफॉर्मिंग लाइक एन एक्शन, इट इज एक्टिंग लाइक एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब अगर मैं कह दूं पेंटिंग is beautiful, अब मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ। अब ये पेंटिंग क्या है? इट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, एंड इफ इट इज एक्टिंग लाइक अ नाउन इट मीन्स इट इज gerund। he is cooking the food or she is cooking the food। now cooking is present participle acting like a verb। ठीक है, बट कुकिंग इज गुड प्रोफेशन, नाउ कुकिंग इज एक्टिंग लाइक अ नाउन, सो दिस इज gerund। ठीक है, मैंने आपको रिकॉल कर दिया कि ये लगता वर्ब है लेकिन एज ए नाउन जुमले में एक्ट करे तो वो gerund है। सिंपल, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए फ्रेजेस करते हुए, अ gerund phrase starts with gerund। जब हम gerund phrase की बात करें तो अ gerund phrase starts with gerund and may include an object and modifiers, an object and modifiers। ठीक है, gerund phrase जो है स्टार्ट किससे होती है? मैंने अभी तक आपको सिर्फ gerund को रिकॉल कराया कि gerund क्या होता है। अब हम आ गए हैं अपने मेन टॉपिक पे, gerund phrase पे। gerund phrase starts with gerund, यानी कि ये शुरू होगा gerund से, और gerund क्या है? ing वर्ड दैट एक्ट्स लाइक अ नाउन। ठीक है, हाँ, यानी कि जब हम gerund phrase को पॉइंट आउट करने जा रहे हैं, सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या जुमले के अंदर ing वर्ड है। स्टार्ट जो है gerund phrase हमारा, उसका ing वर्ड से होगा। ओके, सो स्टार्ट्स विद gerund एंड मे इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, और gerund से स्टार्ट होके उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट या कोई मॉडिफायर होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर का वर्ड जो है वो क्लियर हो जाए। इसकी हम एग्जांपल्स अभी फर्दर देखेंगे। मैं इसकी डेफिनेशन पहले कंपाइल करके देना चाह रही हूँ आपको। सी, अ gerund always ends in
ing। मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आपको बता दिया, यहाँ भी मैंने मेंशन कर दिया कि अगर ing है तो वो जीरंड है, नहीं तो वो जीरंड नहीं है। अगर वो नाउन की तरह वर्ड ing परफॉर्म कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो जीरंड है। अगर वो एज इन वर्ब एक्ट कर रहा है सेंटेंस में तो वो जीरंड नहीं है। ठीक है, एक और चीज़, यू कैन often, I am using here the word often, यानी sometimes, ठीक है, replace a gerund phrase with the words this, that, someone और समथिंग। ठीक है, आप इसको डबल चेक भी कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की जस्ट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि एक्चुअली जीरंड फ्रेज होता क्या है। उसके लिए हमने जाना व्हाट इज़ फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का मजमुआ। एक लफ्ज़ नहीं होगा जीरंड फ्रेज, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज होंगे। पहली बात ये हो गई। दूसरी देखें, अ जीरंड लुक्स लाइक अ वर्ब बट एक्ट्स लाइक अ नाउन। ये दिखता वर्ब की तरह है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह, लेकिन हम इसको एज ए नाउन ढूंढेंगे जुमले में, जो मैंने यहाँ आपको क्लियर कर दिया कि उसका तरीकाकार क्या है। ठीक है, आगे देखिएगा, अ जीरंड फ्रेज स्टार्ट्स विद जीरंड, वो जीरंड के लफ्ज़ से स्टार्ट होगा जुमले में और उसमें उसका ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर शामिल होगा। नेक्स्ट देखिए, जीरंड ऑलवेज एंड्स विद ing। अगर ing वर्ड नहीं है, एज ए नाउन नहीं है, तो वो कम अज़ कम जीरंड नहीं है। यू कैन ऑफ्टन रिप्लेस अ जीरंड फ्रेज विद सम वर्ड्स लाइक दैट, समवन, समथिंग, दिस एसेट्रा। अब इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू मज़ीद आगे आपको एक्सप्लेन करके देते हैं। See, I'm having here the example number 1. Mr. Hepworth enjoys painting his face and chasing small animals and chasing small animals underneath a full moon, underneath a full moon. It's a little bit long and technical sentence, but I have to explain you grammatically where some things fall. See, sentence is, Mr. Hepworth enjoys painting his face and chasing small animals underneath a full moon. ठीक है, first of all, what we have to do, if we have the option of gerund phrase in A, B, C, D, first of all, we have to look, do we have any ing word in the whole sentence? First thing what you have to look, you have to find out the word ing word. So, do we have in a sentence? Obviously, the answer is yes, painting. Okay? This is not ing word, this is not ing word, I am leaving them. Starts with ing, gerund. ठीक है जी? Face, object. So, painting his face. फेस क्या है? ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है, काम जो है, जो किस पे हो रहा है? फेस पे। मिस्टर हैपवर्थ enjoys painting his face. तो painting his face, this is gerund and his face. Face means object. Painting his face is your gerund phrase. And here the word is and. It means the second gerund is getting start. Till here we can end up the first clause of the sentence. ठीक है, बट थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है तो हम इसको, ये सेकेंड जीरंड आपका हो गया चेजिंग स्मॉल एनिमल, स्मॉल इज अ मॉडिफायर। ठीक है, तो दिस इज
मॉडिफायर ऑफ जीरेंड, वो एज इन ऑब्जेक्ट बता दिया आपको, एज इन ऑब्जेक्ट जीरेंड, एज इन मॉडिफायर जीरेंड। ठीक हो गया बेटा। सो दिस इज एक्चुअली, with example I clear to you people, small is your modifier, face is your object. If I'm talking painting his face, that is gerund as in object, and if I'm saying chasing small animals, small is your modifier. ठीक है, so animals, small animals under, so it means that is modifier gerund. You don't need to differentiate between modifiers and objects gerunds. I am just clearing you people that what is meant by object and modifier in any gerund phrase. आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने लॉन्ग सेंटेंस लिया ताकि आपको ऑब्जेक्ट का पता चल जाए, मॉडिफायर का पता चल जाए। स्मॉल, लॉन्ग, ब्राउन एडजेक्टिविटीज़, ठीक है, वो आपके मॉडिफायर्स में आ जाते हैं, एडवर्बियल्स व्हाटएवर, और आपके ऑब्जेक्ट का तो क्लियर पता है। ठीक है, सो अंडरनीथ फुल मून हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो अंडरनीथ प्रेपोजिशनल फ्रेज में चला जाएगा। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं जीरेंड फ्रेज को क्लियर करने के लिए मज़ीद आप लोगों को। But what I truly love is drinking, but what I truly love is drinking coffee by the gallon. See, but what I truly love is drinking coffee by the gallon, and we are having an option the gerund phrase. We are having an option gerund phrase. Sorry sir, I am pronouncing it again. Kindly edit कर दीजिएगा. If we are having in MCQ's option gerund phrase, so what we have to do on first thing, that is to find out the ing word. ठीक है, so starts with the ing word. Easy ना, easy to look at in a long sentence even. ing word ढूंढो, वहाँ से शुरू होएगी फ्रेज, जीरेंड फ्रेज। ठीक है, ये सिंपल बात है, इसको माइंड में रखें। सो ड्रिंकिंग हो गया, आगे है जी कॉफी बाय द गैलन। ठीक है, व्हाट्स बीइंग ड्रंक, क्या चीज़ पी जा रही है, कॉफ़ी, ऑब्जेक्ट। सो स्टार्ट्स विद जीरेंड एंड इट मे इंक्लूड ऑब्जेक्ट, कॉफ़ी बाय द गैलन। सो दिस इज gerund phrase. Okay, hope it is quite clear to you people now what is gerund, what is phrase, what is gerund phrase. ठीक है, एग्जाम्पल्स शेयर कर दिए आपको, थॉरो इसमें जो पॉइंट्स आते थे वो सारे क्लियर कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिएगा हमारे पास नोट्स में क्या दे रहे हैं वो। द जीरेंड फ्रेज इंक्लूड्स द जीरेंड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द जीरेंड और एनी मॉडिफायर रिलेटेड to the gerund. In the following example, the gerund is bold and the gerund phrase is underlined. The student gathered signatures for increasing the hours of the library. Increasing is your gerund, the hours. Increasing the hours is your full gerund phrase. ठीक हो गया बेटा? Now I am coming towards infinitive phrase by hoping that you people are quite clear in that. So this is again I am repeating most important topic for board exams. See, I am having the next one topic, infinitive phrase. Let's mention here an infinitive phrase is always the combination of two and first form of verb. ठीक है,
जब भी हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं, अगेन वहीं से स्टार्ट करूँगी। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। इन्फिनेटिव हमने क्या किया था, याद करें अपने प्रीवियस लेक्चर्स को, टू प्लस फर्स्ट वर्ब, टू मूव, टू स्लीप, टू राइट, टू टीच, टू लिसन, टू हेयर। Any first verb with the combination of two is belong to infinitive। ठीक है, ये हमने रिकॉल किया अपने प्रीवियस लेक्चर को। अब हम बात करते हैं ज्वाइनिंग में कनेक्शन क्या है हमारा इन्फिनेटिव फ्रेज का। एंड इन्फिनेटिव इज ऑलवेज टू प्लस वर्ब, इसका फर्स्ट हम यही देखेंगे। एंड इन्फिनेटिव is always with two plus a verb। a verb means obviously first verb I'm talking about। ठीक है, आपका जो इन्फिनेटिव फ्रेज होगा वो टू से ही स्टार्ट होगा। नॉर्मली हम जब इन्फिनेटिव्स की बात करते हैं, मैंने लास्ट जब आपको इन्फिनेटिव्स कराए तो मैंने आपको एक्सेप्शनल केसेस भी उसके बताए थे कि कुछ में हमारे पास टू नहीं होता। ठीक है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वो सारे मैं पीछे करवा चुकी हूँ डिटेल से। लेकिन जब हम इन्फिनेटिव फ्रेज की बात करेंगे तो टू से स्टार्ट नहीं है तो वो इन्फिनेटिव फ्रेज नहीं है। ठीक है, सेकेंड, an infinitive looks like a verb but can act looks like a verb but can act like an adjective, adverb or a noun। लगता ये वर्ब की तरह है लेकिन इसका जो फंक्शन सेंटेंस में होता है वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन की तरह भी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टार्ट्स विद टू प्लस बेस वर्ब, ठीक है, बट इंक्लूड्स विद ऑब्जेक्ट और एनी मॉडिफायर। सी इधर मेंशन कर देते हैं, स्टार्ट्स विद इन्फिनेटिव एंड मे इंक्लूड, स्टार्ट्स विद infinitive and may include an object and modifiers। ओके, सी ये वही बात है, मैं इस पे बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर पे, जो भी मैंने आपको जीरंड में बोला। ठीक है, एज इट इज़ इन्फिनेटिव, जैसे जीरंड फ्रेज स्टार्ट होता था, जीरंड वर्ड और मॉडिफायर और ऑब्जेक्ट साथ होता था, तो इसी तरह से इन्फिनेटिव स्टार्ट होएगा टू और फर्स्ट वर्ब से। ठीक है, इन्फिनेटिव से फ्रेज ये स्टार्ट होगी और उसमें मॉडिफायर या ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। टू सर्वाइव इंग्लिश क्लास with Mr. Ali, you must steel yourself against his strict actions। his strict actions। See,
अब हमें करना क्या है, ये जुमला हमें पेपर में आ गया, हमने इसको इन्फिनेटिव फ्रेज को फाइंड आउट करने के लिए करना क्या है। इन्फिनेटिव क्या है, टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें से ढूंढे कहाँ है। इट इज इन्फिनेटिव। अब हमने देखना है मे इंक्लूड एनी ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर। ऑब्जेक्ट किस पे काम हो रहा है, क्लास पे, इंग्लिश क्लास पे, ठीक है। टू सर्वाइव इंग्लिश क्लास विद मिस्टर अली, विद मिस्टर अली कैन बी इंक्लूडेड कॉज क्लास की पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन भी दे दिया गया है कि किन की क्लास है, क्या है, ठीक है। सो किस पर काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट। स्टार्ट कहाँ से है, इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, so it means it is infinitive phrase. See the next example I am having here. Every cricket team has a captain to direct the other players. देखिएगा प्लीज, आई एम हैविंग अ लॉन्ग सेंटेंस, एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर्स। सी, एवरी क्रिकेट टीम हैज अ कैप्टन टू डायरेक्ट द अदर प्लेयर. What we have to do? We are going to find out the infinitive phrase. So first we have to find out the infinitive in, and what is infinitive? To plus first verb. So find it out from the whole sentence, where it is, where the to is, where it is. To direct, infinitive. First thing you have to do, and then the second one, modifier or any object. To whom the captain is going to direct? The other players. Okay, the object. So this is whole infinitive phrase. Hope you all are clearly got this concept, what is infinitive, what is phrase, and what is actually infinitive phrase in a sentence, and how you have to find it out. Okay, now I am moving towards prepositional phrase. Okay जी, prepositional phrase. What is the word preposition? Preposition are the connected words, connecting words you can say. Prepositions are connecting words. Connecting words like a bridge. ये एक ब्रिज का काम करते हैं जुमले के दूसरे हिस्से में, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस पार्ट को इंडिकेट करने के लिए ये ब्रिज का काम करते हैं. Words those tell us the position of a noun in a sentence, also called preposition. So different ways to give you the concept of, ठीक है. So इन्हें हम normally connecting words कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल देख लें, we went fishing with Ben. We went fishing with Ben. With is preposition. Prepositions होती क्या है? With, on, over, beside, across. We all know what are the prepositions. Prepositions की kinds भी होती हैं, ठीक है. Prepositions of time होता है, prepositions of movement भी होती हैं, preposition of place भी होती हैं, and so on. लेकिन हम यहाँ kinds की बात नहीं कर रहे. बस आपको लिस्ट पता है prepositions क्या क्या होता है. With, on, over, in, off, across, around, under, ठीक है. ये सब prepositions हैं.
Okay, so with is our preposition. What we have to do for the preposition phrase starts with preposition and includes object or modifier. ठीक है जी. See, Samra could hear her sister. Samra could hear her sister snoring across the room. Snoring across the room. It is exemplary sentence, and what you have to do, you have to find out the preposition first in. Samra is preposition, no. Could, no. Hear, no. Her, obviously not. Sister, no. Snoring, no. Across is your preposition. Starts with preposition and the object. What is the object? Where she is getting snoring? Across the room. So this is your preposition phrase. See, मैं previous sentence को लेती हूँ. We went fishing with Ben. With is your preposition. Starting with preposition and Ben is going for fishing. It is bridge for Ben. So with Ben is your prepositional phrase here. ठीक है. So this is all about preposition phrase. Hope you all have got all three kinds of phrases: gerund phrase, infinitive phrase and preposition phrase. बेटा इन phrases के और बहुत सारे uses हैं. जैसे gerund phrase we can use as a subject, as an object और काफ़ी categories में. लेकिन मैं उन सब details में नहीं जा रही. हमने देखना है 10th क्लास में क्वेश्चन क्या आता है, हमें उस पर कितना काम करना है. ठीक है, बच्चे को पहले 1 सिखाएंगे. 10 तक मैं अभी बात नहीं करूँगी. पहले मुझे देखना है आपको 1 आ गया, फिर आगे आगे नेक्स्ट आप इन चीज़ों की मज़ीद टेक्निक सीखेंगे. जीरंड फ्रेज़, प्रेपोजिशनल फ्रेज़, इन्फिनेटिव फ्रेज़ सिर्फ इतना नहीं है, इसकी बहुत कैटेगरीज होती हैं अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो. ठीक है, मॉडिफायर्स में और बहुत चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं. एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज ए नाउन, किस किस कंडीशंस में ये तीनों फ्रेजेस आ सकती हैं, हम इस पे बात कर सकते हैं. बट आई थिंक सो बीइंग ए टीचर ऑफ 10th क्लास मुझे उस डिटेल में अभी नहीं जाना, क्योंकि मुझे देखना है मेरा बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन क्या रिक्वायर कर रहा है. तो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस के अंदर इन फ्रेजेस को, और उसके लिए अभी इतना जानना काफ़ी है. आप बेस लें फ्रेजेस की, जीरेंड की, चीज़ों की, उसके बाद आगे उनके यूजेस, डिफरेंट टेक्निकलिटीज़, आप फर्दर चीज़ें स्टैंडर्ड्स में पढ़ते चले जाओगे. ठीक है, ये ना हो मैं उन डेप्थ्स में जाऊं तो आपको इतना ज़्यादा टेक्निकल लग जाए कि आप इन बेसिस को भी भूल जाएं. जस्ट दिस इज़ माई पॉइंट. मैं इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रही. ठीक है, सो आपको ये बस पता होना चाहिए आपने सेंटेंस में इसको फाइंड आउट कैसे करना है, और उतना मैंने आपको करा दिया. See, I am having on page number 87 the last activity. Maria fell over the cat. Over the cat, prepositional phrase. The strikers held a meeting to discuss the term of employers. To discuss, starting with infinitive phrase. After learning the parts of speech, learning, ing, gerund. Will someone be here soon to open the door? To open the door. To open infinitive से start है. Infinitive phrase. Talha visited Turkey while studying the history of Turkish ad. Of is your preposition. Prepositional phrase. Before putting too much effort into the project, you should get some guidance from your boss. Gerund phrase, cause starting from putting ing. Does the captain want us to lower the sails? To lower the sails. To infinitive phrase. So that was all about unit number 8 exercise. लास्ट पे जो आपके MCQs हैं वो आप खुद भी देखें, क्योंकि कॉज मैंने उसका सारा ग्रामर आपको चैप्टर के अंदर से करा दिया. सो दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड. नाउ द पार्ट इज़ अपॉन यू हाउ टू लर्न दिस वेल. द क्वेश्चन आंसर्स, द समरी एंड ऑल द डेफिनेशन रिलेटेड टू प्रैक्टिस 1. थैंक यू सो मच. स्टे ब्लेस्ड एट होम. अल्लाह हाफिज़.